हेलो, हाँ जी बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग दो प्रश्नों के कुछ पॉइंट्स आपको लिखकर भेजे हैं। पहला प्रश्न जिस पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ वह है आशा का अंत निबंध की भाषा और शैली पर प्रकाश डालिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपको इस प्रश्न की मदद से बाल मुकुंद गुप्त जी की भाषा और उनकी जो व्यंग्यात्मक शैली है उसका परिचय होगा। दूसरा मैंने जो प्रश्न लिखा है यहाँ वह है बाबू बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला पर प्रकाश डालिए या बाबू बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न 8 अंकों के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भाषा और शैली का प्रश्न है ये बच्चों 4 अंकों में भी पूछा जा सकता है आपसे और 8 अंकों में भी पूछा जा सकता है। और जो दूसरा प्रश्न है निबंध कला की विशेषताएं, ये 8 अंकों में पूछा जाएगा, परंतु जैसे मान लीजिए केवल एक ही पॉइंट पर कह दे एग्जामिनर कि बाबू बाल मुकुंद की व्यंग्यात्मकता पर प्रकाश डालिए, तो केवल एक ही पॉइंट हुआ ना, व्यंग्यात्मकता, लेकिन हमें उसे विस्तार से बताना पड़ेगा। तो किसी एक विशेषता के आधार पर भी 4 अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है, परंतु प्राय ये देखा गया है ये निबंध कला से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ये 8 अंकों के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज डिस्कस कर रहे हैं भाषा और शैली। हमने आशाकांत निबंध को पढ़ लिया। कल हमने जितने भी 4-4 अंकों वाले प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों पर भी हमने डिस्कस किया, चर्चा की, और उसमें आपने देखा कि ये जितनी भी बातें मैं निबंध कला के अंतर्गत करूँगी ये सारी की सारी बातें हमने किसी ना किसी प्रश्न के अंतर्गत या किसी ना किसी विशेषता के अंतर्गत हमने इन सारी बातों को पढ़ लिया है। जैसे चाहे वो व्यंग्यात्मकता है, चाहे वो सशक्त भाषा शैली है, चाहे वो संक्षिप्तता है, ये सारे के सारे गुण हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो हम भाषा की बात कर रहे थे, तो भाषा के मामले में यदि एक ही पंक्ति में कहा जाए कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी जैसी हिंदी कोई नहीं लिख सकता। आचार्य द्विवेदी जी ने उनके संबंध में एक जगह लिख दिया था कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। और ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त जी को यदि हम देखते हैं तो ये लगभग इनका जो लेखन कार्य है वो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग से होता हुआ द्विवेदी युग तक जाता है। तो भारतेंदु युग में गद्य का थोड़ा सा प्रारंभ हो गया था, परंतु वास्तविक विकास हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में ही गद्य साहित्य का विकास हुआ। तो ऐसे में बाल मुकुंद गुप्त जी ने सुधरी हुई साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया अपने निबंधों में। तो उनके जो निबंध हैं वो अपने आप में एक श्रेष्ठ निबंध हम कह सकते हैं। और जहाँ तक बाल मुकुंद गुप्त जी की बात है, ये एक महान संपादक थे, लेकिन उसके साथ साथ ही एक श्रेष्ठ गद्यकार भी थे। उन्होंने अपने जीवन के केवल 10 वर्ष में हिंदी गद्य में गुणात्मक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की थी, और इस बात को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने और आचार्य इन सब ने इस बात को स्वीकार किया। तो इसके आधार पर जो सबसे पहली जो विशेषता है आशाकांत निबंध की, क्योंकि हमने बार बार एक बात कही है कि यह जो निबंध है ये राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित निबंध है। जो राजनीतिक खिलवाड़ किया जा रहा था अंग्रेज़ों के समय में, उस समय पर व्यंग्य करता है लेखक अपने इस निबंध के माध्यम से। तो जो शैली है निबंध की वह भी कैसी हो गई है बच्चों? वह हो गई है व्यंग्य प्रधान शैली। तो व्यंग्यात्मकता का प्रयोग किया और सामाजिक और राजनीतिक निबंधों की रचना की। सरलता और व्यंग्यात्मकता से अलग उनके निबंध कहीं भी दिखाई नहीं देते। व्यंग्य प्रधान अनुत्तेजित शैली के द्वारा उन्होंने हिंदी को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। व्यंग्यात्मक शैली तो थी,
परंतु अनउत्तेजित, बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देने वाली या बहुत ज़्यादा तीखी भाषा उनकी नहीं थी। लेखक ने व्यंग्य शैली के द्वारा देशवासियों को राष्ट्रीयता का पाठ भी पढ़ाया, बल्कि शिष्टता के साथ साथ बड़ी से बड़ी बात भी कह गए, जिसे उस युग में कहना लगभग असंभव सा प्रतीत होता था। यानी अंग्रेजी राज में रहते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध बोलना, ये अपने आप में एक महान व्यक्ति की पहचान है, एक कर्मठ व्यक्ति की पहचान है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अंग्रेज़ों से नहीं डरा। तो अंग्रेज़ राज पर उन्होंने अत्यधिक व्यंग्य किया। उनके मन में भारतवासियों के निकम्मेपन और तमाशबीनी के प्रति दुख है, यानी हम तमाशबीन बने रहते हैं और अपने ही बहन भाइयों पर कुठाराघात होते हुए देखते रहते हैं। उनकी वाणी में छिपे व्यंग्य पर निश्चित रूप से समकालीन जीवन की विवशता है। ऐसे व्यंग्य के लिए आवश्यक था कि वह पाठक के मन में दबे गुस्से को धीरे धीरे सहलाएं, पर उसे सोने ना दें। और ऐसे में व्यंग्यकार बालमुकुंद गुप्त जी ने इस अग्नि को भारतीयों के हृदय में जगाए रखा और उन्होंने अच्छे शब्दों में इस बात पर व्यंग्य किया कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता को भी समाप्त कर दिया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप देखें, अनेक भाषाओं के शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग। यानी जो गुप्त जी हैं, उनका जितना वर्चस्व हिंदी पर था, जितना अधिकार हिंदी भाषा पर था, उतना ही संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, बंगला और ब्रिज पर भी था। और ये एक ऐसे लेखक थे जो किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग बड़ी स्वच्छंदता के साथ कर देते थे। तो सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से इन सभी दरबारी और दरबारों से जुड़ी भाषाओं का गहरा प्रभाव हिंदी पर रहा। तो बालमुकुंद गुप्त ने शुद्ध हिंदी लिखी, न मिश्रित, वे बस हिंदी लिखते थे, जिसे किसी विशेषता की आवश्यकता नहीं थी। भाषा प्रयोग के लिए वे किसी के मोहताज नहीं थे, यानी स्वयं अपने भाषा का प्रयोग करते थे। आत्मविश्वास से भरे हुए थे। भारत मित्र जो उनका पत्र था, उसमें धारावाहिक के रूप में बनाम लॉर्ड कर्जन लिखा था और भाषा संबंधी किसी बनी बनाई धारणा को मन में कभी नहीं रखा। यानी इन्होंने अपने मन के भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे वाक्य छोटे बन रहे हैं या मेरे वाक्य बहुत लंबे बन रहे हैं, इस बात पर इन्होंने कभी गौर नहीं फरमाया, अपितु बड़े ही स्वतंत्र रूप से और पूर्ण विश्वास के साथ अपनी भाषाई शब्दों का प्रयोग किया। और अंत में आपने देखा था कि निबंध के अंत में लिखा था कि यही विचार कर इस अंध बूढ़े, जो अंधा भी है बूढ़ा भी है, भंगड़ भांग के नशे में ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। यानी अपने ही लिए उन्होंने कई सारे विशेषणों का प्रयोग कर दिया। उसके बाद आप देखें थर्ड पॉइंट, खड़ी बोली का सहज प्रयोग। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया इन्होंने। और गुप्त जी क्योंकि हरियाणा राज्य के थे तो खड़ी बोली के मूल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कलकत्ता की बहुभाषी स्थिति ने उनकी खड़ी बोली को सहजता और सुगमता प्रदान की। चाहे मान लिया जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आधुनिक गद्य को व्यवस्था देने का कार्य किया था, पर वास्तव में हिंदी के लोक में प्रचलित करने का और बहुत बड़ा कार्य गुप्त जी ने किया। और उनके द्वारा जो खड़ी बोली का प्रयोग है वह देखते ही बनता है। जहाँ पर आपके निबंध में आपने पढ़ा था, कभी इस देश में आकर आपने गरीबों की ओर ध्यान ना दिया, तो बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सटीकता के साथ अपना व्यंग्य भी किया और सहज भाषा का प्रयोग भी किया। उसके बाद देखें आप, नेक्स्ट पॉइंट है मुहावरों का सटीक प्रयोग। नशा किरकिरा होना, आपने पूरा निबंध पढ़ा है, उसमें देखा होगा। क्योंकि मुहावरे क्या करते हैं, मुहावरे भाषा के अंदर प्राण डाल देते हैं। यानी मुहावरों से जो प्रभाव है वो और अधिक गहरा पड़ता है।
बहुत बड़ी बात को हम छोटे से मुहावरे में कह देते हैं, जिसका प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है और जिससे अर्थ भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे मुहावरे हैं इस पूरे के पूरे निबंध में। आप अगर देखेंगे पूरे निबंध के अंदर पढ़ेंगे तो नशा किरकिरा करना, बूटी पीकर भुलाना, मन ना होना, संसार चलना, मुक्ति पाना, मुक्त होना, सुख स्वप्न देखना, चौंक चौंक पड़ना, मुक्ति देना, रंग ही निराला होना, अजब तासीर होना, मंसूबे बांधना, काफुर होना, पाँव रखना, आंखों पर पट्टी बांधना, लालसा होना, तासीर से बेअसर होना, गिरे को ठोकर मारना, चोट पहुंचाना, पाँवों में लौटना, पराए पाँव के नीचे रहना, दो हाथ भूमि पर बैठना, प्राण निकलना, दुख भुलाना, आदि आदि और भी न जाने कितने सारे मुहावरे हैं जिनका बड़ा ही सटीक प्रयोग लेखक ने किया है। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है प्रवाहमयता। जो भाषा है गुप्त जी की, उसमें निरंतर प्रवाह है, यानी रुकी हुई भाषा नहीं है और आगे से आगे उनके जो विचार हैं वो निरंतर गुथते चले जाते हैं। लिखते लिखते भाव भी बोर हो जाते हैं एक जगह पर। हाल ही सर्दी में कितनों ही के प्राण जहाँ तहाँ निकल गए। इस प्रकार क्लेश पाकर मरने पर भी कभी वह लोग ये कहते हैं कि पापी राजा है, इससे हमारी ये दुर्गति हुई। यानी हम मर रहे हैं, हमारी दुर्गति हो रही है, प्राण निकल रहे हैं सर्दी के मारे, परंतु तब भी हम आपको इसका दोषी नहीं मानते, अपितु अपने आप के कर्मों का ही फल इसे मान लेते हैं। और आगे लिखा, माय लॉर्ड वह कर्मवादी है, यह यही समझते हैं कि किसी का कुछ दोष नहीं, सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ लिखते लिखते लेखक भाव विभोर हो गया और अपनी बात को और गहराई से अभिव्यक्त किया। उसके अलावा हम 2 पॉइंट और देखते हैं, वक्रता, चमत्कार। और वक्रता जहाँ बिल्कुल शुरुआत में जब वो कहता है कि अब के आपके भाषण ने तो नशा किरकिरा कर दिया, दुखों और समस्त चिंताओं को जो शंभू शर्मा चुल्लू बूटी पीकर भुला देता था, आज उसका उस प्यारी विजय पर भी मन नहीं। तो रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ये जो सारा है, यहाँ आप देखिए कि कितनी वक्रता है, कितना तीखापन है और हमारी आशाएं टूटी हैं। उस बात को उदाहरणों सहित स्पष्ट किया है कि किस तरह से जो आशा एक रोगी को रोग से होती है कि कभी तो छुटकारा होगा, कैदी को कैद से मुक्त होने की उम्मीद होती है और ऋणी को ऋण से मुक्त होने की और गरीब को गरीबी से मुक्त होने की। और हमने भी जितनी आशाएं आपसे की थी वो सारी की सारी आशाएं धूमिल हो गई। तो ये क्या है, ये एक वक्रता है उनके भाषण में और उनके निबंध में, भाषा में। उसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग सॉरी इसमें आप देखोगे कि संस्कृतनिष्ठ शब्द भी हैं और जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं उनका भी प्रयोग लेखक ने स्वच्छंद रूप से किया है और देशी विदेशी शब्दों का प्रयोग भी किया है। उसमें भी कोई झिझक हमें दिखाई नहीं देती। एक जगह उन्होंने लिखा है ना, जिस देश का ईश्वर सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वहाँ के लोगों को सभा में बुला के ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। ये क्या है, ये एक तरह से प्रमाण है इस बात का कि उन्होंने सीधी सरल भाषा का प्रयोग भी किया है और संस्कृत में शब्दों का भी प्रयोग किया। विचारिए तो यह कैसे अधःपतन की बात है। अधःपतन संस्कृत में शब्द है, जिसको श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा है, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है। यानी क्या आप सच्चे हो, क्या आप अपने आप को सत्यवादी कहते हो। तो इस तरह से हर एक वाक्य में जो सबसे बड़ी जो विशेषता है इनकी भाषा की, वह है व्यंग्यात्मकता। और इस व्यंग्यात्मकता के दर्शन पूरे के पूरे निबंध में हमें होते हैं। तो बच्चों, जब भी किसी भी निबंध की भाषा शैली यदि आ जाए तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसकी शैली क्या है और फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं क्या हैं। और यह प्रश्न बच्चों तब पूरा होता है जब हम
उस निबंध में से, जिस निबंध की भाषा शैली पूछी गई हो, उस निबंध में से कुछ पैराग्राफ, कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के तौर पर अपने इन पॉइंट्स के बीच में लिखते हैं, तभी आपका ये जो बिंदु है ये कंप्लीट होता है। वैसे तो आप मान लीजिए आपने खड़ी बोली का सहज प्रयोग, आप हर एक निबंध की भाषा शैली में इस बात को लिख दें, मुहावरों का सटीक प्रयोग हर एक निबंध में आपने लिख दिया, परंतु उस जिस निबंध की आप भाषा शैली लिख रहे हैं उस निबंध में प्रयुक्त मुहावरे वहाँ पर लिखे होने चाहिए 5, 7, 10, तभी जा कर के आपकी यह बात पूरी होती है। ऐसा नहीं कि हम केवल तुक्के मार करके भाषा शैली लिख देंगे, क्योंकि सारे निबंधों की एक जैसी लगती है कई बार जब हम पढ़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण हैं, वो उस निबंध के ही होने चाहिए, तभी जा कर के हमारा यह जो प्रश्न है वह पूरा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सभी अपनी अपनी किताबों में से भी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मैंने भी कुछ एक बिंदुओं को आपको स्पष्ट कर किया है, और बाकी पढ़कर आप अपनी बात को स्पष्ट और अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।